स्क्रीन दिख रही है आपको? हुँ। तो ये हमारा एसएसटी के लेसन प्लान का प्रथम पृष्ठ है, जो मैंने आपको समझाया था कि पहले पृष्ठ में क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप डालेंगे पाठ योजना नंबर 1, फिर सामान्य प्रविष्टियों का कॉलम आप बनाएँगे जिसमें डेट, विषय, वादन, उपविषय, कक्षा और कालांश होगा। प्रकरण हम तब लिखेंगे जब हम अपना इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कह देते हैं श्यामपट्ट में, तब लिखा जाता है। तो लेसन प्लान में आप प्रकरण यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रकरण लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमास और अंडरलाइन का आप अवश्य प्रयोग करेंगे ताकि वो हाईलाइटेड हो। इसके बाद आपको जिस संस्था में भेजा जाएगा, जिस विद्यालय में, वहाँ का आप नाम लिखेंगे। उदाहरण के विश्वविद्यालय का ही नाम यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। फिर ये 6 सामान्य उद्देश्य आप लिखेंगे। कमल आपने केवल 4 ही लिखे हुए थे, तो ये 6 आपको लिखने हैं कम से कम। और आप लोगों के साथ मैंने यूनिट भी शेयर की है। फर्स्ट यूनिट में मैंने कहा था कि इससे आप अपने सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो आप अपने लेसन प्लान में इन उद्देश्यों को ही लिखेंगे, ठीक है? ये यहाँ पहले से लिखे हुए हैं। विशिष्ट उद्देश्य आपके पाठ के अनुसार चलेंगे। यहाँ हमारा विषय है पशुपालक आर्य, तो पशुपालक आर्य का पहला उद्देश्य उसकी जीवन शैली को बताना है। दूसरा उद्देश्य उनके संबंध में जानकारी देना है। तीसरा उद्देश्य आर्यों के समय में भारत कैसा रहा होगा, इसको बताना है। चौथा उद्देश्य बनाया है उनकी जीवन क्रियाओं के बारे में कि वो क्या क्या अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए एक्टिविटी डन किया करते थे। पांचवा उद्देश्य है कि अगर हम भी आर्यों की तरह जीवन के संघर्ष से जूझ रहे हों, तो जीवन का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, इस ज्ञान को प्राप्त करना। और छठवां उद्देश्य हमने बनाया है कि कोई भी सभ्यता जब परिवर्तित होती है तो उसके क्या परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। तो ये 6 उद्देश्य हमने विशिष्ट बना रखे हैं कि जब हम पशुपालक आर्य नामक प्रकरण को विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होंगे और पढ़ा चुके होंगे, तो ये 6 तरीके की नवीन जानकारी उनको मिलेगी। एक तो उनकी जीवन शैली कैसी थी, ये वो जान पाएंगे। दूसरा, वो कौन थे, इसकी जानकारी मिल पाएगी। तीसरा, भारत उस समय कैसे रहा होगा, इसकी जानकारी मिलेगी। और चौथा कि वो अपने जीवन में कौन-कौन सी एक्टिविटी को डन किया करते थे अपने जीवन को निर्वाहित करने के लिए। और ये भी हम सीख पाएँगे कि हमें अपना जीवन किस प्रकार संरक्षित करना चाहिए। हमें ये पता चलेगा कि सभ्यता जब परिवर्तित होती है तो परिवर्तन का कितना असर सभ्यता समाज पे पड़ता है। तो ये हमने विशिष्ट उद्देश्य बना रखे हैं। आप जानते हैं कि कोई भी विशिष्ट उद्देश्य बनाया जाता है ताकि उससे सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। सामान्य उद्देश्य दीर्घगामी होते हैं, यानी कि लंबे समय के बाद ये प्राप्त होंगे। इसलिए आपकी माध्यमिक शिक्षा, आपकी प्राथमिक शिक्षा और आपकी उच्च शिक्षा का निर्माण किया गया। शिक्षा के 3 स्तर बनाए गए हैं। जब आप इन तीनों स्तरों से एसएसटी का अध्ययन कर लेते हैं, तो तब जाके आप जीवन में एक संपूर्ण जानकारी हम कहें आप प्राप्त कर पाते हैं। सर्वांगीण जानकारी जिसे कहा जाता है, या सर्वांगीण शिक्षा जिसे आप कहते हैं। तो उस सर्वांगीण विकास के लिए सामान्य उद्देश्य क्रिएट किए जाते हैं और उन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। फिर आप सहायक सामग्री का वर्णन करेंगे। फिर पूर्व ज्ञान प्रकरण से संबंधित होता है कि विद्यार्थी इस प्रकरण की सामान्य जानकारी रखता है, क्योंकि इसी के आधार पर हमने अपने के प्रश्न बनाए हैं। प्रस्तावना के प्रश्न निर्माण में आप देखेंगे कि हमने जो प्रश्न किया हुआ है, इसमें पहला प्रश्न है हमारा, खेतों में लकड़ी के हल को किसान किसकी सहायता से चलाता है। तो विद्यार्थियों ने जवाब दिया कि खेतों में लकड़ी के हल को किसान
बैलों की सहायता से चलाता है। परंपरागत तरीके से कृषि की जा रही है, तो परंपरागत कृषि के लिए बैलों की आवश्यकता आवश्यक है। आपने मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा भी सुनी हुई है। तो परंपरागत कृषि बैलों के माध्यम से की जाती है, तो उत्तर बैल ही आएगा। फिर आप दूसरा प्रश्न जब निर्मित कर रहे हैं, तो जो मुख्य है पहले प्रश्न के उत्तर में, उसी से दूसरा प्रश्न प्रारंभ किया जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है, बैल, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता इत्यादि क्या है? विद्यार्थी जवाब दे सकता है कि ये जानवर हैं। आ सकता है ना ऐसा जवाब कि ये जानवर हैं, है ना? तो जानवर है, आपको जवाब आ गया है। जानवर का पर्यायवाची पशु भी होता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। और जिन जानवरों को हम लोगों के द्वारा पाला जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है? तो पालतू जानवर उसको कहा जाता है। तो जानवर और पशु आपका निकल चुका है, इसीलिए क्वेश्चन आपका तो मुख्य है जानवर या पशु, उसी से प्रारंभ होना चाहिए थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन शुरू हुआ, पशुओं के पालन करने वाले को किस नाम से जाना जाता है? आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में जो आंसर है उसका मुख्य बिंदु से ही नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन बैल से शुरू हुआ, तीसरा क्वेश्चन पशु से शुरू हुआ है। तो तीसरे क्वेश्चन ने आपके टॉपिक का नाम निकाल दिया कि पशुओं के पालन करने वाले को पशुपालक कहते हैं। तो अब आप अपना प्रकरण प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि पशुपालक निकल चुका है। अब आप कहेंगे समस्यात्मक प्रश्न के रूप में, पशुपालक आर्य के जीवन शैली के बारे में आप क्या जानते हैं? या पशुपालक आर्यों की जीवन शैली के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चा ये तो जान रहा था कि खेत में बैल हल के साथ वर्क करते हैं। बच्चा ये भी जान रहा था कि कुत्ता, बैल, भैंस, बकरी ये सब जानवर हैं, पशु हैं। बच्चा ये भी जान रहा था जो इनको पालता है उसे पशुपालक कहा जाता है। किंतु अब यहाँ आगे बच्चा क्या हो गया? समस्या में फंस गया। आर्य कौन है? आर्य किसका नाम है? आर्य हमारी कक्षा में आर्य है, मेरे पड़ोस में आर्य है, यहाँ तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, उसके लिए समस्या हो गई। हो सकता है कोई बच्चा इस प्रकरण को पहले ही पढ़ चुका हो, तो वो इसका संभावित उत्तर भी दे सकता है। इसीलिए अंतिम प्रश्न में ऑब्लिक लगा के संभावित उत्तर लिखा जाता है। क्लियर हुआ इतना आपको? तो अब समस्या उत्पन्न हो गई है, तो अब गुरुजी को पता चल गया कि अब मुझे यहाँ से प्रकरण को डिलीवर करना है अपने एसएसटी के। तो उद्देश्य कथन लिखेंगे आज। आज हम सामाजिक अध्ययन के इतिहास विषय के अंतर्गत पशुपालक आर्य नामक प्रकरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जब उद्देश्य कथन में प्रकरण का नाम आता है, तो इन्वर्टेड कॉमास और अंडरलाइन अवश्य करना है उसको। इतना काम आपको पहले पृष्ठ तक करना है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गया? इतना काम हमारा पहले पृष्ठ का है। सालनी क्लियर हो गया आपको? क्लियर? हमने जो भी टॉपिक लिया है, जिस भी विषय को हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप क्या करना है, यहाँ सामान्य प्रविष्टियों में उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए। विद्यालय जो मिला हुआ है उसका नाम तो लिखना ही है आपने। सामान्य उद्देश्य में कुछ नवीन आपने नहीं करना है, बल्कि ये जो 6 लिखे हुए हैं इन्हीं को आपने लिख देना है। आप विशिष्ट उद्देश्य नवीन बनाएंगे। अब हर उद्देश्य में मैडम ने ऐसा लिखा है तो ऐसा ही नहीं लिख देना है कि मैडम ने जीवन शैली लिखा था, मैडम ने संबंधित जानकारी लिखा था। ये विशिष्ट उद्देश्य हमें कैसे पता चलेंगे कि क्या बनेंगे? जब आप उस पूरे पार्ट को पढ़ रहे होंगे और पार्ट का जितना मैटर आपने सेलेक्ट किया है, उस मैटर को पढ़ते हुए अगर आपको लग रहा है कि इसमें व्याख्या की जा रही है, इसमें परिभाषा बताई जा रही है, इसमें प्रकारों का वर्णन किया जा रहा है, इसमें गुण और अवगुण बताए जा रहे हैं, इसमें आलोचना करना बताया जा रहा है, तो अब ये 4 जो बिंदु आपने ढूंढे हैं, परिभाषा या उसके गुण अवगुण
या उसका प्रकार, जो आपने ये 4 माध्यम बनाए हैं, अब उद्देश्य भी इन्हीं चारों पे निर्मित होंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। आप कह सकते हैं कि विद्यार्थी, मैं कहूँ कि हम जान रहे हैं भारत का ग्लोब, तो विद्यार्थी भारत के ग्लोब नामक प्रकरण से ग्लोब किसे कहते हैं इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत के ग्लोब नामक प्रकरण के द्वारा, ये जरूर लिखना आपके, प्रकरण के आधार पर या प्रकरण के द्वारा, जो प्रकरण है उसके द्वारा ही उद्देश्य की पूर्ति होगी। अगर आपने केवल टॉपिक लिख दिया और सीधे उसका उद्देश्य लिख दिया तो वो सही नहीं है। वो एक प्रकरण है, वो पूरा पाठ नहीं है, एक छोटा सा कंटेंट है, और इस कंटेंट के द्वारा वो उसका अर्थ भी जानेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे, उसके प्रकार जानेंगे, उसके आलोचना जानेंगे, उसका विश्लेषण करना जानेंगे, उसमें अपने विचार रखना जानेंगे, भविष्य में ग्लोब का प्रयोग करना जान सकेंगे, मानचित्र को देखना जान सकेंगे। ये प्रकरण के अंदर अगर तथ्य आ रहे हैं तो उसको जानने के बाद ही आपके विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण होता है। तो वो पता चलेगा आपको जब आप अपने प्रकरण के कंटेंट को पढ़ेंगे, तो कंटेंट खुद ही कह देगा कि मुझे पढ़ने के बाद विद्यार्थी क्या समझ पाएंगे, क्या जानकारी उनको हो पाएगी, क्या उनको नवीन प्राप्त होगा ज्ञान इससे, तो वो प्रकरण बताएगा अपने आप। फिर उसी के आधार पर आपने प्रस्तावना के प्रश्न निर्मित करने हैं और उद्देश्य कथन कह के पहले पृष्ठ का काम समाप्त हो गया। अब आपके पेज के 2 हिस्से हैं। इस तरीके से मध्य की रेखा पृष्ठ के 2 हिस्से कर रहा है। जो कॉपी आपने पकड़ी हुई है उसके 2 हिस्से होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जो लेफ्ट साइड है उधर आपने 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु का, जिसमें कि आप क्या पढ़ाएंगे, यही शिक्षण बिंदु श्यामपट्ट पर भी लिखा जाएगा। फिर दूसरा होगा कि इस बिंदु को पढ़ाने के बाद किस उद्देश्य की पूर्ति होगी, क्या विशिष्ट उनको पता चलेगा, तो उस उद्देश्य या उस विशिष्टीकरण को लिखा जाता है दूसरे कॉलम में। और तीसरे कॉलम में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए टीचर के द्वारा कोई क्रिया की जाएगी। अब उस क्रिया में जब आप हिंदी या संस्कृत का लेसन प्लान बता रहे थे तो वहां आपको डायरेक्ट किताब पकड़नी थी और आदर्श वाचन शुरू करना था। यही है ना पहला स्टेप वहां पे उद्देश्य कथन कहने के बाद। हम्म कि संस्कृत में आपने उद्देश्य कथन कहा, श्यामपट्ट में अपना टॉपिक का नाम लिखा और किताब पकड़नी है और आदर्श वचन उचित लय ताल गति के आधार पर आदर्श वचन करना शुरू कर देना है। किंतु यहाँ ऐसा नहीं होता है। एसएसटी में क्या करते हैं, जो आपने शिक्षण बिंदु लिखा है उस शिक्षण बिंदु को भी पहले निकाला जाएगा प्रश्न के माध्यम से। उस शिक्षण बिंदु को किससे निकाला जाएगा कि विद्यार्थी इस प्रकरण से संबंधित सामान्य जानकारी या पूर्व जानकारी रखता है कि नहीं रखता है, इसीलिए इसको विकासात्मक प्रश्न कहा गया, उसकी बुद्धि का विकास करना। अब वो उसको उस और लेके जा रहे हैं जहां से उसको न्यू नॉलेज पता चलेगा। तो यहाँ आदर्श वाचन नहीं होता है डायरेक्ट, बल्कि जो प्रकरण हमने पढ़ाने के लिए शिक्षण बिंदु के रूप में लिया है उस शिक्षण बिंदु को भी पहले विकासात्मक प्रश्न के द्वारा निकाला जाएगा। इनकी संख्या होगी 2। पहला प्रश्न विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए है और दूसरा प्रश्न जो पूर्व ज्ञान के माध्यम से उसने जानकारी दी है वहीं से उसके नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो आपने बिंदु लिखा है उस। तो ये था ये 3 कॉलम जो आपने लेफ्ट साइड बनाने हैं कॉपी में। वहीं राइट साइड 3 कॉलम बनाए जाएंगे छात्र अनुक्रिया का, शिक्षण विधि या सहायक सामग्री से संबंधित, जिसको कि आप संस्कृत में श्यामपट्ट वाला कॉलम भी कहते हैं, श्यामपट्ट कार्य का कॉलम कहते हैं, और अंतिम बनेगा मूल्यांकन। तो कुल कितने कॉलम बनेंगे कॉपी में? 6 कॉलम बनेंगे, 3 लेफ्ट साइड के पेज में और 3 राइट साइड के पेज में। ठीक है। अब जब आप ये कर रहे थे आपने अपना
शिक्षण बिंदु लिख लिया है कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, क्या शिक्षण बिंदु लिखा हुआ है यहाँ पे? शहर नष्ट होने के बाद। अब मुझे ये जानकारी प्राप्त करनी है कि विद्यार्थी ये नहीं जानता है कि अगर कोई आपदा आए, कोई बम विस्फोट हो जाए, भूस्खलन आ जाए, भूकंप आ जाए, तो उससे क्या होगा? हम्म अगर शहर में अचानक से बहुत खतरनाक प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे 2013 में केदारनाथ में आपकी आपदा आई थी, तो क्या हुआ था पूरे एरिया का? हम्म तहस नहस हो गया था ना, नष्ट हो गया था, विनाश हो गया था वहां का। हुआ था कि नहीं हुआ था? विध्वंस मच गया था वहां पे, पूरी प्रकृति ने विध्वंस मचा दिया था। ये अलग अलग शब्दावली है ना, नष्ट होना और विध्वंस होना, तबाह होना, उसका टूट फूट जाना। तो ये इसका अर्थ है विद्यार्थी समझ रहा है ना इस बात को। हम्म कि अगर कोई चीज आई होगी तो वो चीज क्या कर देगी, नष्ट कर देगी पूरा का पूरा। तो आपने पूर्व ज्ञान को जानने के लिए पहला विकासात्मक प्रश्न पूछा कि पूरे शहर में यदि बम विस्फोट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो विद्यार्थी ने जवाब दिया, अगर पूरे शहर में बम विस्फोट कर दिया जाए तो पूरा शहर नष्ट हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। वो इतनी सारी बातें बोल रहा है, किसी ने कहा नष्ट होगा, किसी ने कहा तबाह होगा, किसी ने कहा तहस नहस हो जाएगा, किसी ने कहा नामो निशान मिट जाएगा, और वहाँ के सारे लोग भी मर जाएंगे, वहाँ के जीव जंतु मर जाएंगे, वहाँ के पेड़ पौधे मर जाएंगे, सारी बिल्डिंगें टूट जाएंगी। इतना सारा बोलेगा कि नहीं बोलेगा विद्यार्थी? तो ये सारा वो किस आधार पे बोल पा रहा है, तो इसके लिए हमने उद्देश्य निर्मित किया है कि जब वो जवाब दे रहा होगा तो जवाब देते हुए वो रिकॉल कर रहा है कि अचानक से यदि भूकंप यहाँ पे आ जाएगा तो मेरी स्कूल दब जाएगी, हम लोग मर जाएंगे, यहाँ जितनी भी चीजें हैं जमीन के नीचे धंस जाएंगी। रिकॉल करना, प्रत्यास्मरण करना। तो इस प्रश्न का, विकासात्मक प्रश्न का उद्देश्य है विद्यार्थी पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सके, पूर्व ज्ञान को याद कर सके, पूर्व ज्ञान को अपनी स्मृति में लाकर जवाब दे सके। तो अभी हमने उसको पढ़ाना शुरू नहीं किया, अभी हमने उससे केवल ये कहा कि मानो कि अगर आपके शहर में बम विस्फोट हो जाए तो आपके शहर की हालत क्या होगी। तो बच्चे ने कहा कि शहर नष्ट हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। तो अब आपके कंटेंट का उत्तर मिल चुका है, आपका कंटेंट आपने लिखा है शहर नष्ट होने के बाद। तो अब आप प्रश्न के रूप में से पूछ सकते हैं कि बताओ शहर नष्ट होने के बाद क्या होगा। तो क्या होगा वो जवाब नहीं दे पाएगा, या कोई बच्चा कह सकता है कि शहर नष्ट होने के बाद कुछ टूटा फूटा बच सकता है, कोई व्यक्ति अपाहिज बच सकता है, हो सकता है एक दो जानवर भी बच जाएं दबे हुए। तो ये संभावना है कि नहीं है नष्ट होने के बाद भी? ठीक है। तो अब बच्चे के लिए, कुछ बच्चे के लिए ये एक समस्या बन चुकी है, क्योंकि किसी ने ही संभावित जवाब दिया हमको, लेकिन सारी कक्षा उस चीज को नहीं जानती है। अध्यापक का दायित्व है कि वो पढ़ाना शुरू करे, अपना स्पष्टीकरण देना प्रारंभ करे। तो जब आप एसएसटी को पढ़ाएंगे, तो एसएसटी को पढ़ाते हुए आप जब लेसन प्लान लिख रहे होंगे तो ये बात आप पहले ही नहीं लिख देंगे जो यहाँ स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। आप सबसे पहले मेक करेंगे क्या, चार्ट या मॉडल। क्या मेक करेंगे? और कैसे मेक होगा वो मैंने बताया था परसों क्लास में। क्या करना है? लपेट श्याम पट्ट में ये बताया था जब हम एसएसटी की क्लास ले रहे थे। कितनी बार प्रकरण को पढ़ना है आपने पहले? 4 बार। और 5वीं बार में आप अपने मुंह के सामने
अपने चार्ट को ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे? चार्ट को ओपन कर देंगे। आपका पहला कार्य है चार्ट की आउटलाइनिंग करना। सबसे ऊपर टाइटल लिखना। कौन सा टाइटल? जो आपका शिक्षण बिंदु का यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, शहर नष्ट होने के बाद, क्योंकि ये चार्ट केवल इस ही प्रकरण के लिए है। शहर नष्ट होने के बाद अब आपने जो 4 बार पढ़ा, अब उसको आपने यहाँ उकेरना है। तो 4 बार पढ़ने के बाद यहाँ आपने पढ़ के मान लीजिए आपको समझ में आया कि जो यहाँ बताया जाएगा हमारे द्वारा, वो ये बताया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो नगर थे, दो शहर थे जो कि नष्ट हो गए थे। और पूरा का पूरा शहर जो नष्ट हुआ, तो नष्ट होने के बाद भी वहाँ कुछ घर, कुछ टूटे फूटे मकान जो थे वो बचे रह गए, कुछ मिट्टी के नीचे दब गए, और कुछ गांव के गांव जो थे वो पूरे दब गए थे वो, और कुछ उनमें से साबुत बच गए थे। अब जो साबुत बचे गांव, घर, वहाँ कुछ लोग भी बचे रह गए थे, और उन लोगों ने अपने जीवन यापन के लिए कुछ क्रियाएं करनी शुरू कर दी। तो वो क्रियाएं क्या थी? किसी ने कृषि का कार्य शुरू किया, किसी ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, किसी ने कारीगरी शुरू कर दी, किसी ने तांबे और कांसे के बर्तन या उनके औजार बनाने शुरू कर दिए। और जब पूरा का पूरा शहर नष्ट हुआ, तो इन लोगों ने गांवों के आसपास बसकर क्या किया? अपने लिए व्यवसाय के नए आयाम ढूंढे, नए रीति रिवाज इन्होंने क्रिएट किए। इनकी अपनी बोली थी, अपनी भाषा थी, कार्य करने का अपना एक बिल्कुल अलग ही तरीका था। इन्होंने बहुत सारे जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया, जैसे कि इसमें गाय, बैल, बकरी और घोड़ा भी था। और इनसे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? काम लेना शुरू कर दिया। गाय, बैल, गाय से दूध पालन होता था, बैल खेत जोतने का कार्य करते थे, ऐसे ही आपका घोड़ा था, घोड़े से तांगे का निर्माण किया गया, बैल से बैलगाड़ी का निर्माण किया गया। इस तरीके से इन्होंने अपने लिए एक व्यवसाय का द्वार भी खोजा अपने जीवन को यापन करने के लिए। यही लोग आर्य कहलाए, और इन आर्यों की विशिष्ट भाषा थी संस्कृत। ये इतना आपने पढ़ लिया, ठीक है? आपने 4 बार इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद अब आपने अपना चार्ट ओपन किया हुआ है, और चार्ट में जब आप चित्र बना चुके होंगे तभी आप अध्यापक स्पष्टीकरण को लिखना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है आपके? क्या किया हमने? हमने अपने विकासात्मक प्रश्न बना लिए। विकासात्मक प्रश्न का संबंध होता है पूर्व ज्ञान के प्रत्यास्मरण से, और साथ ही साथ समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न करना, जो कि हमारे शिक्षण बिंदु से संबंधित प्रश्न होगा, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका अर्थ है कि हम जब आगे बढ़ेंगे, जबकि हमें समस्यात्मक प्रश्न मिलेगा, बच्चे उस चीज के बारे में नहीं जान रहे होंगे। अब हमें विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क तक उस बात को पहुंचाना है, तो अध्यापक कैसे पहुंचाए? अगर सीधे भाषण दोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, और ना ही वो स्थायी ज्ञान के रूप में विद्यार्थियों के मस्तिष्क में बैठेगा। किंतु आपको उस ज्ञान को स्थायी बनाना है। इसके लिए आपका कार्य है कि आप अपने 4 बार प्रकरण को पढ़ें और 5वीं बार अपने सामने चार्ट को ओपन करके रख दें। जैसे ही आपने चार्ट ओपन किया, आपने सबसे पहले आउटलाइनिंग की चार्ट की मोटे बोर्ड मार्कर से, और मोटे ही बोर्ड मार्कर से आपने टाइटल लिख दिया है। कौन सा टाइटल? जो हमारे शिक्षण बिंदु का टाइटल है। अब मैंने जितनी बातें आपसे यहाँ पे कही, उसको हम एक चित्र के अंदर उकेरने का प्रयत्न करते हैं, ताकि आपको क्लियर हो सके। ये हमारा चार्ट है, और चार्ट अंदर अब मुझे अपने स्पष्टीकरण के लिए बिंदु लिखना है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बिंदु को रटूं नहीं, बल्कि मुझे बिंदु समझ में आए और मैं कल विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी कर सकूं। तो ये आपका चार्ट है। हमने यहाँ टाइटल लिख दिया, शहर नष्ट होने के बाद। अब शहर नष्ट होने के बाद घटना शुरू हो रही है। एक समय की बात है कि सिंधु नदी, तो नदी बनानी पड़ी पहले।
सिंधु नदी के पास मोहनजोदड़ो, जो कि एक शहरी सभ्यता है, और आपकी हड़प्पा सभ्यता विराजमान थी। प्राकृतिक आपदा के कारण जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता थी, वहां के घर नष्ट हो गए, तबाही वहां मच गई, पूरा शहर नष्ट हो गया। किंतु शहर नष्ट होने के बाद भी कुछ टूटे फूटे घर शेष रह गए। कुछ टूटे फूटे घर क्या रह गए? शेष रह गए। कुछ लोग थे जो जीवित रह गए। इन लोगों ने अपने को गांव में स्थापित किया और अपने लिए कुछ व्यवसाय ढूंढे। वो व्यवसाय क्या थे? जैसे इन लोगों ने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया, किसी ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, किसी ने औजार बनाने शुरू कर दिए। इन्हीं लोगों को आर्य कहा जाने लगा। जिन्होंने अपना गांव बसाया, अपने लिए नए व्यवसाय ढूंढे, इनको आर्य कहा जाने लगा। इनकी भाषा संस्कृत थी, ये संस्कृत बोलते थे, और इनके द्वारा अपने लिए कई जानवरों का भी पालन किया गया, जैसे कि बैल, गाय, तेज दौड़ने वाला घोड़ा और बकरी। इनके द्वारा पशुपालन किया जा रहा था। इनके द्वारा बैलगाड़ी का प्रयोग किया जा रहा था, घोड़े गाड़ी का प्रयोग किया जा रहा था, और इन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता का विकास किया। इतना ही हमारा प्रकरण है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब जब कल हमने आपने विकासात्मक प्रश्न पूछा कि बताइए कि अगर बम विस्फोट हो जाए तो शहर की स्थिति क्या होगी, बच्चे ने जवाब दिया बम विस्फोट होगा तो शहर नष्ट हो जाएगा। आपने कहा शहर नष्ट होने के बाद क्या होगा? बच्चे के लिए समस्यात्मक हुआ। आप यहाँ पर की ओर गए, आपने लिखा शहर नष्ट होने के बाद। पहला बिंदु आपका श्यामपट्ट का आ गया। अब आप सीधे गए और आपने अपना चार्ट लटकाया, और चार्ट लटकाने के बाद आपने कहा कि सभी ध्यानपूर्वक इधर की ओर देखेंगे और प्रकरण को समझने का प्रयत्न करेंगे। अब आपने जहां से इसको बनाना शुरू किया, वहीं से आप बोलना भी शुरू करेंगे, क्योंकि चार्ट आपने बनाया था तो आपको पता है कि बहुत समय पहले की बात है। सिंधु नदी घाटी में बहुत समय पहले की बात है। सिंधु नदी घाटी के पास मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो सभ्यताएं विराजमान थी। प्राकृतिक आपदा के कारण दोनों शहर नष्ट हो गए, किंतु नष्ट होने के बाद भी घरों के कुछ अवशेष शेष रह गए, कुछ मनुष्य शेष रह गए थे। इन मनुष्यों ने अपने को स्थापित किया और अपने लिए कृषि कार्य, कुम्हार का कार्य और कारीगरी का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यही लोग आर्य कहलाए। इन आर्यों ने पशुओं का पालन भी शुरू किया, जिसमें गाय, बैल, तेज दौड़ने वाला घोड़ा और बकरी थी। ये दुग्ध उत्पादन करते थे, बैल गाड़ी का प्रयोग करते थे और घोड़ा गाड़ी का प्रयोग करते थे। इनकी भाषा संस्कृत थी और इनके अपने रीति रिवाज हुआ करते थे। तो वो सारी चीजें आई कि नहीं आई यहाँ? हम्म। अब आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, क्योंकि इतना ही आपने समझाना था। ये यहाँ लिखा हुआ है सारी की सारी बातें जो कही। जो आप पढ़ाने जा रहे थे, जब चार्ट बन चुका होगा तब पेन पकड़नी है और पेन पकड़ के लिखना शुरू कर दीजिए। चार्ट को अपने मुंह के आगे खोल के रखिए। कहाँ से बनाना शुरू किया? एक समय की बात है, सिंधु नदी घाटी थी, फिर आपने मोहनजोदड़ो बनाया, फिर आपने हड़प्पा बनाया। तो यही लिखना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो शहर थे जो कि नष्ट हो चुके थे, किंतु कुछ अवशेष शेष रह गए थे। जितना मैं कह रही हूँ वही यहाँ लिखते जाना है आपने, क्योंकि आपने चार्ट में यही बना रखा है। आपको 4 बार पढ़ने के बाद यही समझ में आया। बाकी जो आलतू फालतू था वो अपने आप इधर से उधर हो जाएगा। तो क्या इसमें रटने की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है। अब आपको पता है तो अब आप मूल्यांकन का प्रश्न पूछ सकते हैं।
मूल्यांकन जैसे ही स्पष्टीकरण समाप्त हुआ, चार्ट फोल्ड हो जाएगा या उसको उल्टा पलटा दीजिए। आप प्रश्न पूछेंगे, विद्यार्थी आपका जवाब अवश्य देंगे। आपने कहा कि बताइए कौन से दो शहर नष्ट हुए थे? सिंधु नद, सिंधु नदी घाटी के कौन से दो शहर नष्ट हुए थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मान लीजिए बच्चे को जवाब नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे मैंने नदी के आर पार कुछ इंडिकेट किया था ना आपको शहर, तो आपने उनको हिंट दे दिया। तो नदी के आर पार जब बच्चा देख रहा था कि ये नदी है, देखो इस और मोहनजोदड़ो है जो शहरी सभ्यता थी, इस और आपकी हड़प्पा है जो ग्रामीण सभ्यता थी, तो आपने हिंट दिया तो बच्चा कहेगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा मिला था आर्यों को? घोड़ा मिला था ना। तो ये आपने सुना तभी आपने जवाब दे पाए। तो यही आपका पहला बिंदु समाप्त हो गया। अब हम पाठ में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु हमारे पास आया चारे पानी की खोज में। जब उनके पास जानवर आए होंगे, जब उन्होंने गांव के गांव बसा दिए होंगे, जब वो कृषि कार्य कर रहे थे, तो आवश्यकता थी कि पशुओं के लिए चारा हो, उनके लिए भोजन हो और जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता हो ना, क्योंकि हम ना तो भोजन के बिना रह सकते हैं, ना पानी के बिना रह सकते हैं, ना वायु के बिना रह सकते हैं। तो वायु तो भरपूर मिल रही थी उनको, लेकिन खाना और पानी नहीं मिल रहा था। और इतनी सारी आबादी उनकी हो चुकी थी कि एक जगह में वो भी नहीं बच सकते थे। आप भी अगर परिवार में 2 कमरों का मकान है और वहां 10 लोग हो जाएं, तो साथ में रह सकते हैं क्या वर्तमान स्थिति में? क्योंकि प्राचीन स्थिति में तो रहते थे, संयुक्त परिवार प्रणाली थी। हम्म 2 लोगों में भी लोगों को परेशानी होने लग जाती है कि बहुत लोग बढ़ गए हैं, है ना? तो यहाँ 10 लोगों की संभावना मुश्किल है। ठीक वैसे ही आर्यों के जीवन में भी स्थिति आई होगी कि बहुत सारे लोग वो हो गए, गांव बस गए, पशुपालन होने लगा, पशुओं को बहुत ज्यादा वो पालते थे। इसीलिए भारत आज भी कृषि प्रधान देश है, दुग्ध पालन का व्यवसाय यहाँ आज भी किया जाता है। तो उस समय सोचिए जब हम शुरुआती दौर पे रहे हों और उन्होंने अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए, अपने जीवन को विकासमान बनाने के लिए कितने सारे पशुओं का पालन किया हो। तो ऐसे में अपने लोगों को पालना, अपने जानवरों को पालना एक दिक्कत की बात रही होगी और आर्यों को माइग्रेट होना पड़ा होगा, क्योंकि उनको खाना चाहिए था, उनको पानी चाहिए था। तो आज आप देखते हैं गाँव के गाँव पलायन की ओर बढ़ रहे हैं और पलायन करके शहरों की ओर जा रहे हैं। उस शहर में भी अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो दूसरे शहर की ओर पलायन हो रहा है। तो ये पलायन भी है चारे और पानी के लिए ही है ना? तो वैसे ही आर्यों के जीवन में भी पलायन की स्थिति आई और उसी को बिंदु दिया गया चारे पानी की खोज में। तो आप प्रीवियस नॉलेज क्या बन गया हमारे यहाँ पे? विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं तो प्रीवियस नॉलेज क्या होगा? नेक्स्ट बिंदु पे आ गए हैं। पूर्व ज्ञान कौन सा बन गया? जो वेरी गुड। जो हमने क्या किया अभी? पूर्व बिंदु पढ़ा। शहर नष्ट होने के बाद जो बिंदु पढ़ा, अब नए प्रकरण में जा रहे हैं तो वो प्रकरण उनके लिए पूर्व बन गया ना। तो अब प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा? वहीं से पूछा जाएगा। तो यहाँ आपने पूर्व ज्ञान में आपने लास्ट के बिंदु में ये सोच सोच के रखना है कि उन्होंने पशुपालन किया और पशु रहे होंगे तो स्वाभाविक है कि पशुओं के लिए चारे की समस्या होने लगी होगी। तो फिर से विकासात्मक प्रश्न है, विद्यार्थी प्रत्यास्मरण करके आपको जवाब देगा कि छात्र पूर्व ज्ञान के प्रत्यास्मरण के आधार पर आर्यों की समस्या के बारे में बता सकेंगे। आपने कहा कि बच्चों देखो आर्य बसे, लोग बढ़ गए थे, जानवर भी बहुत अधिक मात्रा में हो गए थे, लेकिन खाना ऐसा नहीं था। तो किस चीज की दिक्कत होने लगी होगी उन लोगों को? खाने की व्यवस्था करने की दिक्कत होने लगी होगी। तो आपने प्रश्न बनाया आर्यों को बहुत सारे आर्यों के बहुत सारे पशु होने के कारण
उन्हें किस चीज की व्यवस्था करने की समस्या हो रही थी? तो क्या थी समस्या की जड़? पशु हैं तो उनको क्या चाहिए? चारा और पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की समस्या हो रही थी। तो चारे और पानी की खोज में आर्यों ने क्या क्या किया? ये समस्यात्मक प्रश्न बन गया। आप देख रहे हैं उत्तर पहले प्रश्न का वही निकलना चाहिए, यानी कि ऐसा प्रश्न आप क्रिएट करेंगे जो आपके प्रकरण से, शिक्षण बिंदु से संबंधित हो। चारे की व्यवस्था, तो आपका प्रकरण ही है चारे पानी की खोज। अब आप चारा निकल जाएगा तो आप प्रश्न बना सकते हैं चारे पानी की खोज में आर्यों ने क्या क्या किया। प्रश्नोत्तर विधि थी यहाँ पे, पहले प्रश्नोत्तर प्रविधि थी, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि इसलिए थी कि ये प्रश्न इससे पहले पढ़ाए गए प्रकरण से संबंधित है। आर्यों ने जानवर पाले तो जानवरों के लिए खाने की आवश्यकता थी, उसकी समस्या उन्हें होने लगी थी। अब समस्या हो रही थी तो क्या क्या किया, इस चीज को बताने के लिए आपके पास द्वितीय प्रकरण आएगा। द्वितीय प्रकरण शुरू करने से पूर्व, यानी कि इसको लिखने से पहले क्या करना है आप लोगों ने? लेसन प्लान में से कब लिखेंगे हम? चार्ट बनाने के बाद लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ एक मानचित्र बना, क्योंकि हमने उद्देश्य बनाया था कि वो उस समय की भारत की व्यवस्था को जान पाएंगे, तो भारत का नक्शा यहाँ बना हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है शहर नष्ट होने के बाद चारे पानी की खोज में। तो प्रकरण आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि आर्यों के पास जहाँ चारा पानी मिल जाता आर्य वहीं जाकर बस जाते थे। अत्यधिक मात्रा में पशु होने के कारण कभी चारा पानी कम पड़ जाता था या खत्म हो जाता था, इस कारण एक ही इलाके में आर्य अधिक समय तक नहीं रुकते थे। ये हमको बताना है बच्चों को, जिसके कारण कबीले के कुछ लोग अपने जानवरों को लेकर दूसरी जगह चले जाते थे जहां चारा और पानी दोनों की व्यवस्था हो सके, और वहीं बस जाते थे। और कई वर्ष के बाद जब वहां भी समाप्त हो जाता था तो फिर माइग्रेट हो जाते थे, दूसरी जगह चले जाते थे। इस प्रकार से आर्य अलग अलग जगह स्थापित हुए। ये पूरे भारतवर्ष में इतने मनुष्य जो आप देखते हो, जो अलग अलग क्षेत्र के आज कहे जाते हैं, ये आर्यों की उत्पत्ति के बाद माइग्रेशन था। किस चीज का माइग्रेशन था? चारा और पानी नहीं मिल रहा था, पशुपालन आवश्यक था, तो जहां चारा और पानी मिलता था लोग वहां जाकर बसने शुरू हो जाते थे। तो अब हमें बताना है कि हजारों साल पहले आर्य काले सागर और कैस्पियन सागर के पास के मैदानों में रहते थे। कहाँ रहते थे? काले सागर और कैस्पियन सागर के आसपास वो बसे थे। फिर वहां से बसते बसते वो सिंधु, सतलज, झेलम, ब्यास, सरस्वती नदी के किनारे आके बस गए और वहीं रहने लगे और अपनी छोटी छोटी बस्तियां इन्होंने बनाई। और इसका कुछ हिस्सा भारत के पंजाब राज्य में भी आता है, यानी कि आर्य भारत में भी प्रविष्ट हो चुके थे। और भारत का वो क्षेत्र कौन सा है? पंजाब राज्य आता है। और बहुत सारा हिस्सा कहाँ है? पाकिस्तान में आता है। क्लियर? तो इतना सारा अगर मुझे अब रटना पड़े तो डिफिकल्टी होगी कि नहीं होगी? मुझे नदियों के नाम याद रखने हैं, मुझे सागर का नाम याद रखना है, मुझे काला सागर, कैस्पियन सागर याद रखना है, मुझे ये भी याद रखना है कि वो पंजाब में वो क्षेत्र पाया जाता है और अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में पाया जाता है। तो इतने सारे प्रश्न भी याद रखूं मैं और अपना प्रकरण भी याद रखूं मैं, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इसीलिए आपके पास आपका बचाव यंत्र होता है, आपका चार्ट। चार्ट के अंदर ये सारी चीजें होंगी। आप ये मैटर भूल जाइए, 4 बार पढ़ने के बाद जो समझ में आया है उसको आप चार्ट में रख देना। आपको पता है कि मुझे बताना है कि आर्य एक जगह से दूसरी जगह गए, क्यों गए? क्योंकि चारा पानी खत्म होता था, इससे कबीले के कबीले बन रहे थे। और पहला कबीला अगर बनने की बात आती है तो काला सागर और कैस्पियन सागर के पास आती है।
उसके बाद वो सतलज, सिंधु, झेलम, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे आके बसे। और ये क्षेत्र भारत के पंजाब में और अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में आता है। ये महत्वपूर्ण तत्व है पूरे प्रकरण का। अब इसको और आकर्षक आपने बनाना है। आप चित्र की ओर देख रहे हो तो यहाँ बहुत सारे जानवर बनाए गए हैं और जानवर की खोज में आर्यों ने अलग अलग बस्तियां बनाई, ये भी दर्शाया गया है। भारत के पंजाब क्षेत्र की ओर उनका आगमन भी दिखाया गया है और बिंदु से उन जगहों को भी दर्शाया गया है जिसे आपको बताना है। झेलम, सतलज, व्यास, सरस्वती, पाकिस्तान का क्षेत्र भी आपको दर्शाना है। तो आपने जब चित्र में ये सारी चीजें दर्शाई हुई हैं तो मैटर अब बंद कर दीजिए आप। और बंद करने के बाद अगर विद्यार्थियों को पढ़ाना है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि प्यारे बच्चों, जब आर्य की संख्या बढ़ने लगी तो आर्यों ने माइग्रेशन शुरू कर दिया। वो अपने जानवर के साथ एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह बसने लगे और वो वहीं जाके बसते थे जहां पानी थी और खाना अधिक होता था। ऐसा आर्यों को काले सागर की ओर प्राप्त हुआ और कैस्पियन सागर की ओर प्राप्त हुआ। भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा और कैस्पियन सागर कहाँ पे है, काला सागर कहाँ है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। वो सतलज, सरयू, व्यास, सरस्वती नदी से होते हुए जहाँ किनारों पर, नदी के किनारे बहुत सुंदर वातावरण था, वहां इन्होंने अपने कबीले बनाने शुरू कर दिए। भारत में भी इनका हिस्सा आता है, वो आपका पंजाब का क्षेत्र आता है और अधिकांश क्षेत्र इसमें से पाकिस्तान की ओर चला जाता है। ये सब आपने मानचित्र में दर्शा रखा है। अब आप मूल्यांकन का, जैसे आपने चित्र बनाया वैसे ही स्पष्टीकरण लिखना शुरू कर देंगे। पढ़ाएंगे, चार्ट को उल्टा करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन का प्रश्न है कि आर्य सबसे पहले आके कहाँ बसे थे? किस सागर के पास आके बसे थे? काला सागर और कैस्पियन सागर, ये आपने बना रखा है, काला सागर और कैस्पियन सागर की ओर। भारत में वो क्षेत्र कहाँ पे आता है, किस राज्य में आता है आर्यों का क्षेत्र? पंजाब राज्य में। आपने मूल्यांकन कर लिया। अब आप अपने थर्ड शिक्षण बिंदु पे आ सकते हैं, पशुपालक आर्यों की बस्ती। हमने पहला पढ़ा शहर नष्ट होने के बाद आर्य कैसे विकसित हुए। दूसरा हमने पढ़ा कि आर्य माइग्रेट हो गए, उन्होंने अपना कबीला बना लिया है। और तीसरा प्रकरण आ रहा है कि उस कबीले में जो उनकी बस्ती थी उसका निर्माण कैसे हुआ, या क्या वो खाते थे, वो कैसे रहते थे, उनका जीवन यापन कैसा हो रहा था, हम उनकी बस्ती में पहुंच गए हैं। तो आपने पहला प्रीवियस क्वेश्चन पूछा कि आर्यों ने नदियों के किनारे रहने के लिए किस चीज का निर्माण किया, वो वहां रह सके तो क्या बनाया उन्होंने वहां पे? बस्तियां बनाई ना, छोटे छोटे गांव बसा दिए उन्होंने रहने के लिए। तो पशुपालक आर्यों की बस्ती के बारे में आप क्या क्या जानते हैं कि क्या था उनकी बस्तियों में? हम्म क्या क्या था उनकी बस्तियों में? हम्म घास फूस वगैरह वगैरह की बनी होती है ना। इसका अर्थ है जानकारी है, सामान्य जानकारी। यहाँ हमने संभावित उत्तर लिखा है ना, तो बच्चे को जानकारी, बच्चे ने जवाब दे दिया। अब विशिष्ट जानकारी आपने देनी है। तो फिर से आप चार्ट ओपन कर देंगे जो आपने पिछले दिन 4 बार पढ़ने के बाद बनाया है, और उसमें जो आपने चित्र बनाया है उसके आधार पर उसे एक्सप्लेन करें। तो आपने चित्र में जो लिखा है, चित्र में जो दर्शाया है वो इस प्रकार से है। आर्य
सरस्वती नदी के किनारे घास फूस लकड़ी और मिट्टी के छोटे 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 बड़े उन्होंने क्या बनाए, अपने लिए बस्तियां बनाई। जानवर थे तो जानवरों के लिए गौशालाएं होनी चाहिए थी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे गौशाला। उन्होंने नदी के किनारे अपने लिए क्या बनाई, छोटी और बड़ी बस्ती बनाई। किसी के घर छोटे थे तो किसी के घर बड़े, और बहुत सारे जानवर थे तो उन्होंने गौशाला बनाई हुई थी। अब इस उसमें क्योंकि हम बस्ती की बात कर रहे हैं, तो बस्ती में आप जान रहे थे कि उनके अपने अपने रीति रिवाज थे, अपनी भाषा थी, अपनी बोली थी। तो वही वंश परंपरा भी शुरू हो गई इसी बस्ती में। पुरुवंश, एक वंश था पुरुवंश रहता था, और आर्य क्या थे, बहुत सारे वंशों में बंट चुके थे। तो पुरुवंश उस बहुत सारे वंशों का एक छोटा सा वंश था, सरस्वती नदी के पास जिन्होंने अपनी बस्ती बना रखी थी। तो जो वंश के हिसाब से भी उनका खाना पीना रहना सहना चलता था, अलग वंश का अलग खाना पीना अलग रहना सहना था। वैसे पुरुवंश के जो लोग थे, वही एक घर की बात हो रही है यहाँ पे कि शर्मा नाम की एक लड़की है, और वो लड़की सुबह जल्दी उठ जाती है और अपने माता पिता के साथ घर का कार्य निपटाती है, पानी लेके आती है, गौशाला का काम करती है, गायों को धोती है, नदी नदी से पानी भर के लेके आती है। जब ये सारा काम निपटा देती है, शर्मा ये दिखा रहा है पानी लाते हुए, यहाँ काम करते हुए वो सारा काम निपटा देती है, तो अंत में वो अपने पिता और भाई को कहती है कि मैं आप लोगों के साथ कहाँ चलूंगी, जंगल में गाय चुगाने के लिए चलूंगी, मुझे भी साथ में लेके चलना। तो वो जब ये कहती है तो उससे पहले वो नदी से स्नान करके आ जाती है और खाना खाने बैठ जाती है। उसको एक्साइटमेंट होता है कि आज मैं पापा और भाई के साथ में जंगल जाऊंगी और गायों को चुगा के लेके आऊंगी। वो बहुत खुश होती थी। तो जब उसकी माँ उसे खाने की थाली परोसती है, खाना देती है, तो उसकी माँ उसको जौ की रोटी देती है, मक्खन देती है, मांस और छाछ ये परोसती है। बकरी पालन था तो मांस भी खाया जाता रहा होगा। दूर दराज पहाड़ों में रहते थे तो जीवित रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है, तो दूध खूब रहा होगा, मक्खन भी खूब रहा होगा। कृषि कार्य किया जाता था तो जौ उगाया जाता था। आज भी आप जौ का सत्तू बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो जब उसकी माँ उसे जौ की रोटी देती है तो अपनी माँ से पूछती है कि माँ तुमने मुझे गेहूं की रोटी क्यों नहीं दी, मेरा मन गेहूं की रोटी खाने का कर रहा है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि चुप हो जा बेटी, ऐसा मत कह, हम अधिकारी नहीं है उस खाने को खाने के, क्योंकि गेहूं का आटे की रोटी खाने का अधिकार पणी वंश के लोगों को है। यानी वो लोग क्या करते हैं, वो उगाते हैं और वही लोग उसकी रोटी खाते हैं। हमारे यहाँ जौ उगाया जाता है इसीलिए हम जौ खाना पसंद करते हैं। आज भी आप देखते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में वहाँ की अपनी एक अलग अलग डिश है, और उसकी वजह वजह से वो विश्व प्रसिद्ध भी हैं। उत्तराखंड में आपको मंडवा झंगोरा सुनने के लिए मिलता होगा। ऐसे ही पंजाब की तरफ आपको राइस अलग अलग तरीके के जो चावल है उसकी उपज मिलती है। केरल की तरफ आपको नारियल और केले की उपज मिलती है। तो वहाँ जो उगाया जाता था वो लोग वो ग्रहण करते थे। किंतु आप जान रहे थे कि वो बैलगाड़ी चला रहे थे, घोड़ा गाड़ी चला रहे थे, तो इसका अर्थ है उनके बीच में वस्तु विनिमय होता रहा होगा, जौ की जगह आटा ले दिया जाता रहा होगा, ऐसा ऐसी प्रणाली रही होगी। तो इसीलिए उसका मन किया होगा कि जौ की जगह काश की मांस रोटी मक्खन के छाछ के साथ में मम्मी गेहूं की रोटी परोसती तो मैं वो खाती। तो उसकी माँ कहती है कि ये हम नहीं बल्कि पणी लोग उगाते हैं और वही लोग इसको खाते हैं। तो इतना सारा आपको अगर रटना पड़े तो आप भूल जाएंगे। तो वो सारी चीजें आप कहाँ दर्शाएंगे? हम्म, चार्ट में दर्शाना पड़ेगा वो सारी चीजें। और अब आप मूल्यांकन करते हैं बच्चों का कि शर्मा किस वंश की लड़की थी, किस वंश की लड़की थी वो? पुरु वंश की लड़की थी। उसकी माँ ने उसे खाने में कौन कौन सा व्यंजन दिया?
ठीक। अपनी माँ से वो जौ की जगह किस चीज की रोटी खाने की डिमांड करती है? गेहूं। किस वंश के लोग उगाते थे? क्लियर? तो ये चार्ट में सारा था, वही हमने आपसे मूल्यांकन के रूप में पूछा। तो ये 3 ही शिक्षण बिंदु हैं जो आपको डिलीवर करने होते हैं। क्लियर हो गया इतना आपको? का कोई प्रश्न है तो मुझे बताइए।